हमारे देश में जो गोभी है ये गोभी प्रजाति करीब 6 बार बोई जाती है। इसकी शुरुआत जून से लेकर लास्ट दिसंबर तक होती है। जब शुरू में हम इसको बोते हैं तो पहले क्यारियों की तैयारी करते हैं। क्यारियों के आकार के हिसाब से उसमें खाद, गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद, ये सब डाल करके और फिर बीज को डालते हैं। बीज डालने के बाद जब 2-2, 3-3 इंच की होती है तो इसमें बारीक जो खरपतवार होती है ये उखाड़ के गीली में से और ये फेंक देते हैं। इसके बाद जब ये जो नर्सरी तैयार है, इस नर्सरी को उठा करके और 20 और 25 दिन होने के बाद में दूसरी जगह लगा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये नर्सरी है फूल गोभी की, और फूल गोभी की अवधि है 90 दिन। 90 दिन में जा कर के ये करीब तैयार हो जाती है और 30 दिन में पूरा फूल दे करके पेड़ कट जाता है। इसकी नर्सरी का समय है 20 दिन का। 20 दिन में इसकी नर्सरी होकर तैयार हो जाती है। बाकी 70 दिन में ये फूल देना शुरू कर देती है और 30 दिन और इस ऐसे 120 दिन का इसका पूरा जीवन काल है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी फूल गोभी की तरह इसकी भी नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के बाद वही 20-25 दिन के दरमियान इसको क्यारियों में करीब 9-9, 10-10 इंच के ऊपर लगाई जाती है। इसको लगाई जाती है करीब 1 फीट के ऊपर, उसको 9-10 इंच के ऊपर। और जब इसकी जो गांठें बनती हैं तो गांठों को फिर काट करके, और कई तो 10-5 दिन तक इसको हम रोक सकते हैं, ज़्यादा रोक नहीं सकते। फूल गोभी को 4-5 दिन तक रोक सकते हैं। बाकी इसमें जो विशेषकर क्या बात होती है कि ये जो चारा होता है, ये चारा बहुत प्रचुर मात्रा में किसान को मिल जाता है। दूसरी बात यह, अगर इसका भाव हो तो ये गेहूं से 5 गुनी पैदावार दे सकती है प्रति बीघा के हिसाब से। अगर गेहूं 1 बीघा में 5 क्विंटल होता है तो ये करीब 25 क्विंटल गेहूं का जो मूल्य होता है उसके बराबर ये पैसा दे सकती है। इसलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ जो किसान हैं वो इसको बोनिंग करते हैं। जब पौध तैयार हो जाती है, जब पहले मैंने बताया पौध तैयार हो जाती है, उसके बाद में इस तरह से क्यारियाँ बना करके, जहाँ पानी कम होता है वो ड्रिप सिस्टम से करते हैं, कई फव्वारा सिस्टम से करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है अब क्यारियाँ बनाकर क्यारियों में अगर पानी की बहुत आयात हो तो इस तरह देने से उसका जो उत्पादन है वो ड्रिप से करीब 100 गुना होता है। तो इसमें ऐसे क्यारियाँ बना करके पौध को उखाड़ करके जो आप देख रहे हैं 1-1, 1.25 फुट की दूरी पर इसको लगाते हैं। लगाने के बाद जब 15-20 दिन हो जाते हैं तो फिर इसमें जो खरपतवार उगती है, इसके लगाने के बाद पानी के साथ जो खरपतवार उगती है वो खरपतवार इस तरह से निकाल करके, और ये खरपतवार की बार निकालते हैं। एक बार आप निकाल लिया और फिर 20 दिन बाद, फिर एक 20 दिन बाद, इस तरह से फूल शुरू होने तक खरपतवार निकाल करके इसको प्लेन रखते हैं ताकि फूल पर किसी प्रकार का वो नहीं हो, और जो हरा चारा भैंसों के, गायों के, बकरियों के जो काम आता है वो बेकार नहीं हो। तीसरी बात, आगामी जो फसल है उसमें ज़मीन में यही क्यारियाँ तैयार मिल जाएंगी। जब गोभी की नर्सरी करते हैं तो नर्सरी के हिसाब से क्यारियों में खाद डालते हैं, और जब उसको नर्सरी से ट्रांसफ़र करते हैं तो करीब 1 ट्रॉली जिसमें 5 लड्डे या मतलब 50 क्विंटल के करीब गोबर की खाद होती है, सड़ी गली खाद, वो डाल करके और इसमें चारों तरफ फैला करके फिर ट्रैक्टर से 2 बार लगा करके मैज लगा के फिर इस तरह से इसमें क्यारियाँ की जाती हैं। जो वो खाद है धीरे धीरे गोबर का खाद वो जो पानी देते हैं तो गलता रहता है और पेड़ को पनपाता रहता है। जैसे आदमी के बीमारियां होती हैं वैसे पेड़ों में भी बीमारियां होती हैं। प्राय इसमें पत्ता छेदक एक बीमारी होती है, वो होती है जड़ गलन होती है। तो जड़ गलन तो जब होती है जब वो पूरी पानी में खड़ी रहती है, जब होती है। लेकिन पत्ता छेदक तो क्या होती है कि आसपास में मूली वगैरह ऐसी और उनके पत्तों में अगर बीमारी लग जाए तो वो उसका प्रकोप इन पर भी होता है। उस स्थिति में हम चूना जिसमें जो कैल्शियम, राख जिसमें फास्फोरस है, नीला तोता जो कॉपर सल्फेट है, तो
प्रति बीघा के हिसाब से 5 किलो राख, 5 किलो चूना और 50 ग्राम नीला तोता मिला करके और उसको ले करके थाली के पैंदे पर लगा करके या फूंकने से फूंक मारते रहते हैं। वो जो डस्ट टूटती है वो पत्तों पर गिरती है और पत्तों पर गिरने से वो पत्ता छेदक जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से इसकी फसल को हम बताते हैं। गोभी का जीवन चक्र में मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि गोभी की नर्सरी करके नर्सरी के बाद गोभी को ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद तीसरी स्टेज आती है, उसमें निराई गुड़ाई करना और निराई गुड़ाई के बाद में जो मिट्टी पोली होती है उस मिट्टी को पोली को उठा के डंठल के सहारे लगाना। डंठल के सहारे लगाने का मतलब ये होता है कि डंठल मोटा होता है, जो ही मोटा डंठल होगा उससे उसके पेड़ की पत्तियां जो हैं जो ज़्यादा विकसित होगी, जब वो ज़्यादा होंगी पेड़ बड़ा होगा तो उसमें फूल भी बड़ा आएगा। तो ये जो हो रही है गुजाई हो रही है ये है तीसरी स्टेज। इस तीसरी स्टेज में वही हो रहा है जो दो औरतें बैठी हुई है वो मिट्टी को खोद करके और इन पेड़ों के सहारे लगाती हैं। इनमें जो कचरा है जो इस ज़मीन में से जो जितना खाद पड़ा है उसमें ये भी खा करके बढ़ रहा है, तो इसको नष्ट किया जाता है। नष्ट करके यहीं छोड़ दिया जाता है। इसको यहीं छोड़ने से क्या होता है कि जो खरपतवार को उसी जगह छोड़ने से खरपतवार अपनी खुराक लेना तो बंद कर देती है। उस खरपतवार का हराकात बन जाता है, जो हराकात भी इस फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये है लौकी, और लौकी उसी तरह से जैसे और अमूमन सब्जियां बोई जाती हैं वैसे लौकी को बोया जाता है। लौकी को बोने के बाद में 45 से 50 दिन बाद में ये फल देना शुरू हो जाती है, और फल देने के बाद में इसमें पत्तों में बीमारी लगती है, पत्ते पीले होना और करना। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बाड़ी, इसमें किसी प्रकार की कोई एक पत्ते में भी बीमारी नहीं है, क्योंकि जो जितनी जैविक होगी उसमें कीटाणुओं से लड़ने की खुद में भी क्षमता होगी। लेकिन जब अपने बार बार उसमें दवा डालते हैं तो कीड़े भी है विचोल हो जाते हैं, कीड़े पनपते रहते हैं ज़्यादा। लेकिन इसमें किसी तरह की दवा न होने के कारण से ये सब जो बाड़ी आप देख रहे हैं सुरक्षित है। लौकी की ये विशेषता होती है कि लोग अमूमन लौकी को जो 8 इंची 7 इंची 6 इंची या मैं बता रहा हूँ ये जो साइज़ होती है इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये गलत है। जब तक लौकी की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हो ये, और नाखून लगा के देखें उसके स्किन पर, नाखून अगर उसके अंदर घुसता है जब तक ये लौकी कच्ची रहती है, और कच्ची जब लौकी रहती है तो उसमें बीज रहते हैं, और जब तक बीज नहीं होते हैं इसमें बीज नहीं है, इसलिए ये लौकी खाने के काबिल नहीं है। ये बार बार अगर इसको खाया जाए तो ये बीमारी पैदा करती है। जूस भी निकाला जाता है तो इस लौकी का निकाला जाता है, क्योंकि जिसमें स्किन तो एकदम कच्ची हो और उसकी इसके अंदर का जो गुद्दा कद्दू का और लौकी का ये पकने से पहले इसको खाते नहीं हैं। लेकिन ऐसी भी पकी हुई नहीं हो जो ज़्यादा पक जाए तो उसको बीज के काम में लेते हैं। इसमें ऐसी बहुत सी लौकी हैं, ये देसी बीज है अपना, मेरा खुद का तैयार किया हुआ, और इस बीज में करीब 100 करीब लौकी होंगी और उस सब का बीज तैयार किया जाएगा। आप बार बार कई बार ये भ्रांत धारणाएँ लोग फैला देते हैं कि किसान लौकी के अंदर इंजेक्शन लगा करके इसको तैयार करते हैं। ये गलत है। जब किसान की पैदावार ज़्यादा बढ़ती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसान से मतलब रूठे हुए होते हैं या किसान पर जलते हैं या किसान का नुकसान करने में अपना फ़ायदा समझते हैं। वो ऐसी भ्रांत धारणाएँ फैलाते हैं कि इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मेरा ये चैलेंज है कि कोई भी वैज्ञानिक इसमें इंजेक्शन लगा करके इसको बढ़ा दे या इंजेक्शन लगाकर दूसरे दिन तक इसको सुरक्षित सब्जी काबिल रख ले, तो मैं ये घिया बोना छोड़ दूं और उसको मैं मेरा गुरु बना लूं। लेकिन किसान की पैदावार जब ज़्यादा होती है तो उसकी पैदावार को डुबोने के लिए जनता में इस प्रकार की भ्रांत धारणाएँ फैला करके वो करते हैं। वो करने के बाद क्या होता है, किसान की जो बिक्री होती है, पैदावार होती है, वो बिकती नहीं है। जब बिकेगी नहीं तो किसान नुकसान में जाएगा। तो किसान को मारने का ये एक तरीका है ये, बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं लगता है। और
अगर कोई फिर भी चैलेंज करे तो वो लगा करके दिखाए। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये 2 बीघा के करीब है लहसुन, और पूरा ऑर्गेनिक है। और इसमें पहले बाज़ार से क्यारियाँ उसी तरह से क्यारियाँ करते हैं जो गोभी की, पालक की, धनिया की जो क्यारियाँ करते हैं उसी तरह से क्यारियाँ करते हैं। और उसी हिसाब से एक ट्रॉली प्रति बीघा के हिसाब से इसमें खाद डाल करके खाद को फैला देते हैं। और खाद फैलाने के बाद इसमें क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारियाँ बना के लहसुन लाते हैं। लहसुन में से जो लहसुन की गांठें होती हैं उसकी कलियों को अलग अलग छोल करके और ऐसे लाइन लगा करके, जो ये लाइन देख रहे हैं, ऐसे लाइन लगा करके हर 4-4 अंगुल पर इसके बीज को लगाते हैं। ये लगने के बाद करीब 4 महीने में 120 दिन में करीब ये पक कर के तैयार हो जाएगा। अब जब ये पक कर के तैयार हो उससे पहले इसमें कुछ से जितनी इसके बीच में जो ये दूरी है उसमें लगा करके इसको ज़मीन को पोला किया जाता है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो गोबर की खाद की जो राख होती है, फास्फोरस जिसमें होता है, उस राख को भगाई जाती है। राख भगाने से क्या है कि ज़मीन होती है वो पोली रहती है, और जो ज़मीन पोली रहेगी जो ही इसका जो कांदा है वो मोटा होगा और इसका उत्पादन ज़्यादा है। ये जो आप देख रहे हैं ये नींबू का पेड़ है, और ये करीब पेड़ 4 साल का है। 4 साल पहले एक खड्डा खोद करके और उसमें नर्सरी तैयार करके इसको लगाया गया था। वो लगाने के बाद में इसमें किसी भी प्रकार का रसायन डाला हुआ नहीं है, और 4 साल के बाद में इसने पहले बार फल देना शुरू किया है। ये जो विकसित हुआ है इसके बीच में कुंदे चल करके जो आम करीब में होते हैं उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो नर के होते हैं, उनको बीच से हटा दिया जाता है क्योंकि वो कुंदा एक साथ अकेला आता है। जबकि ये जो कुंदे हैं वो टहनियों में लगे हुए हैं, तो ये इसका कोई हार्मोन्स का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसमें ये पूर्ण रूप से जैविक है, और इसमें कई जगह बीमारियां लगती है। आम किसान इसको बो तो लेता है, कई परिवार वाले बो लेते हैं, लेकिन उनके सबसे बड़ी नींबू में क्या बीमारी आती है कि ये पत्ते सिकुड़ते हैं, और पत्ते सिकुड़ने के बाद सब पत्ते जो मुड़ जाते हैं, और इसमें फ्लावरिंग भी कम होती है और नींबू भी नहीं लगते हैं। इससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं जिन्होंने भी ये लगा रखा है उनसे सबसे ये निवेदन करूँगा कि साल में एक बार पूरे को पानी से भिगो करके, और इतने बड़े पेड़ में आधा किलो राख जिसमें सल्फर होता है और आधा किलो चूना, दोनों को मिला करके फोंकनी से इसके चारों में उड़ा दो। उससे ये जो पत्ते हैं ये पत्ते सब के ऊपर वो गिर जाएगी अंदर बाहर, और वो गिरने के बाद इसके पत्तों के नीचे जो पत्ते चूसने वाली जो फ्लाई लगती है, जिसको लीफ फ्लाई कहते हैं, पत्ते की मक्खी, वो नीचे गिर जाएगी और ये पत्ते भी नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद में जो नई फुटान होगी उस नई फुटान में फल भी ज़्यादा लगेंगे और पेड़ पर किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी। और आपके पेड़ के बीच में अगर मादा की जो टहनी आती है एक अलग से, जो एकदम से लंबी सीधी जाती है, अगर किसी भी किसान के या किसी भाई ने जो घर में लगा रखा उसके हो तो उसको अड़ा करके बीच में से काट दे। वो जब तक आप नहीं काटोगे जब तक आपके पेड़ के जो भी नींबू लगेंगे वो बिल्कुल कम लगेंगे। ये सबसे है। अब ऑर्गेनिक जो नींबू है वो एक ये वैरायटी है, ये वैरायटी। अब इसको आप चाहो जितने समय तक लगा काट रख सकते हो, और जो रासायनिक जो पकाया जाता है रासायनिक प्रक्रिया से वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता है, लेकिन ये बिना फ्रीज के 15 दिन तक रुक सकता है। और जब भी किसान अगर कोई भी नींबू तोड़ता है तो पूरा पका हुआ नींबू नहीं तोड़े, इस तरह से जो पीला एक निशान बन जाए उसके बाद उसको तोड़ के रख दे, धीरे धीरे ये अपने आप पीला हो जाएगा और इसमें जो रस है वो यहीं की यहीं रुक जाएगी। ये आप जो देख रहे हैं ये है ऑर्गेनिक पालक। अमूमन प्राय पालक जो होता है वो एक साल में 4 और 5 बार बोया जाता है, लेकिन वर्षा के बाद जो पालक बोई जाती है उसकी
पत्तियों में बीमारियां कम होती हैं और ये करीब नवरात्रा के करीब ये बोया जाता है। 15-20 दिन बाद में इसके कटने के काबिल होता है। और जब ये कटता है तो इसकी ये पत्तियों की विशेष बात ये होती है कि इसकी पत्तियों में किसी प्रकार की कोई छेद नहीं हो। इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल साफ़ हों और जब भी मार्केट में जाए तो इसकी धुलाई होके जाए। इसमें किसी प्रकार का केमिकल वगैरह ये नहीं पड़ते हैं, बल्कि जब ये मूली की तरह वही जो मैंने बताया था गोभी में जिसमें जो पत्ता छेदक अगर बीमारी होती है, कीड़ा लगता है ऊपर से, तो उस स्थिति में वही राख चूना और नीलत होता है, इसके ऊपर डस्ट फेंक देते हैं, वो चला जाता है। इसमें बीमारियां क्यों नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि ये हर 15 दिन बाद में एक बार कट जाता है। तो 15 दिन में जितनी पत्तियां बढ़ती हैं वो कट के बाज़ार में चली जाती है, फिर नीचे से दूसरा आता है। तो जो बीमारी पत्तों के ऊपर वाली लगने वाली होती हैं वो लग नहीं पाती हैं और ये सुरक्षित नहीं। ये आप जो देख रहे हैं वो है हरा धनिया और ये पूर्ण रूप से जैविक है। और हम क्या करते हैं कि इसको बार बार काटते रहते हैं। जो आखिरी का कटाव होता है उस कटाव में इसके ऊपर जो बीज लगता है उस बीज को तैयार करके और वो रख लेते हैं। जब इसको बोते हैं तो उसी तरह से गोबर की खाद डाल करके क्यारियाँ बनाते हैं और क्यारियाँ बना करके उन क्यारियों में इसके जो बीज होता है उसको पीस करके, पीसने का मतलब ये है कि एक एक के 2-2, 3-3 टुकड़े हो जाएं। इस तरह टुकड़े करके फिर चूंठियाँ भर भर के ये जगह जगह पर ऐसे चूंठियाँ लगाते हैं इसकी बीज की, जिसमें 4 और 5 दाने होते हैं। क्योंकि ये टुकड़े होने के बाद गाजर और ये टुकड़े होने के बाद में हर जितनी भी गांठें होती हैं वो सब गांठें फूटती हैं। तो धनिया में ये विशेषता होती है कि इसके जितने टुकड़े हो गए उतने ही वो फुटान करेंगे। तो हम 4-4, 5-5 दाने लेकर के और 2-2, 3-3 इंची के ऊपर ये चोपते हैं। और ये चोपने के बाद हर जो पेड़ तैयार होता है वो पेड़ इसमें से फुटान करता है और ये इसका जीवन काल है करीब ये 3 महीने तक चलता है। तो बार बार कटाई करो, 7-8 इसमें कटाई होती है। और जो 7-8 जितना सीधा होगा ये, मतलब इसमें जितना स्पेस होगा, दूरी होगी, उतना ही इस पेड़ में इसके झुंडे जो 1 बार 2 बार 3 बार कटेगा झुंडे बनेंगे। और ये ऐसी स्टेज आ जाएगी कि इसमें आदमी को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और ये 5-7 बार जो कटता है वो जा कर के होली तक ये ज़मीन खाली होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है चुकंदर और ये चुकंदर करीब इसकी फसल है 3 महीने की। गाजर की तरह ये चुकंदर ब्लड रिकवरी के काम आता है। इसको सलाद के रूप में भी काम में लेते हैं, इसका जूस निकाल कर भी पीते हैं। और पहले तो ये प्रचलन में नहीं था इतना, लेकिन ये 20 साल में हर साल ज़्यादा से ज़्यादा इसको काश्तकार बोते हैं। जब भी आदमी को खून की कमी होती है तो उसको प्रतिदिन इसका जूस पिलाया जाता है। इसके जूस के पीने से उसमें जो खून की कमी होती है उसकी ये खून की पूर्ति करता है। इसके नीचे जो गांठ बनती है उस गांठ का जूस निकाला जाता है। और ये जो इसकी पत्तियां हैं उन पत्तियों को काट करके पालक की तरह कढ़ी, सब्जी, आलू के साथ इस तरह सब्जियां बनाई जाती हैं। तो इसकी फल और पत्ते इस दोनों काम आते हैं। 90 दिन के बाद में ये मार्केट में जाता है। और अगर हम इसको चाहें तो शुरू होने के 3 महीने तक और रख सकते हैं। जितना हम रखेंगे उतना ही ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इसमें ये जल्दी गोभी की तरह नहीं है कि इसको तुरंत ही काटा जाए। इसको जितने दिन तक रखना चाहें तो जितना इसका जीवन काल 3 महीने में तैयार होता है तो 3 महीने ही इसको आगे तक रख सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है बेलपत्र। ये बेलपत्र करीब 4 और 5 साल के पेड़ हो गए, एक साथ ही लगाए हुए हैं सब। और ये 3-4 साल बाद इन्होंने पिछले साल से फल देना शुरू किया है। जो ये लग रहे हैं इनका फल है जो करीब 11 महीने तक लगा हुआ रहता है। और ये मार्च में लगना शुरू हो जाता है। मार्च के बाद से अगले मार्च फरवरी के लास्ट तक ये पक कर के तैयार होता है।
प्राय हमारे यहाँ ये ज़्यादातर लोग अब प्रचलन में आ गया कि इसको जूस के काम में लेते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि पेट की, अगर किसी को गर्मी, पेचस से ऐसी कोई बीमारियां हों तो उसमें इसकी गिरी को दही के साथ खिलाया जाता है। और आजकल है जो इसका जूस बना के जूस के रूप में दिया जाता है। दूसरी बात, बील पत्र से अगर सिर में फिरांस हो तो बील पत्र के जो इसके ऊपर का जो कवर होता है, जो ठोडा जिसको कहते हैं, उसको कूट करके और दही में मिला करके उससे बालों में लगाया जाता है, जिससे फिरांस कम होता है। दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको भी इसकी गिरी दही में मिलाकर खिलाएं।